हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसमें हम गुप्तकालीन साहित्य को कवर करेंगे, यानी गुप्ता पीरियड की जो लिटरेचर है उनको हम देखने वाले हैं। जो मेन मेन बुक्स एंड ऑथर हैं गुप्तकालीन, उनको हम देखेंगे। कौन कौन से आपके लेखक हुए हैं, कौन कौन से आपके कवि हुए हैं गुप्त काल के, उनको हम विद इन 10 to 15 मिनट्स में इस पूरे के पूरे जो पोर्शन है हमारा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। एक क्वेश्चन यहाँ से मिलता ही है आपको, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए। हिस्ट्री जहाँ पे आती है वहाँ पे आपको गुप्त काल से रिलेटेड, साहित्य से रिलेटेड सवाल अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा, इसमें हम गुप्ता लिटरेचर को देखने वाले हैं, यानी कि गुप्त काल का जो साहित्य है उसको हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं सेशन को। एक बार आप सब लोग ऑडियो वीडियो चेक कर लो और चेक करके मुझे कंफर्म कर दीजिए कि सर क्लियर है सब, और अपनी अपनी प्रेजेंट भी आप सब लोग लगा दो, थम्स अप करके बता दो कि आप सब लोग क्लास में आ चुके हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले बात कर लेते हैं जेआरएफ अड्डा ऐप और वेबसाइट के बारे में। अगर आपने अभी तक जेआरएफ अड्डा की ऐप और वेबसाइट को फॉलो नहीं किया है तो आप जल्दी से कीजिए, क्योंकि जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, क्विजेज हैं, टेस्ट सीरीज हैं, वो सब आपको जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट से ही मिलेंगे। ठीक है जी। तो अभी आपका जो पेपर 2 का कैप्सूल कोर्स जो चल रहा है, उसमें हम कंप्लीट ऑल 10 यूनिट्स का रिवीजन कर रहे हैं हिस्ट्री का। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार दिसंबर का एग्जाम देने वाले हैं, वो आप सब लोग इस कोर्स को खरीद सकते हैं, इस कोर्स को देख सकते हैं बेसिकली, जहां पे आपको कंप्लीट हिस्ट्री का रिवीजन है वो करवाया जाएगा। और इसकी फीस है आपकी 999। साथ में आपकी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज भी चल रही है पेपर 2 की, तो टेस्ट सीरीज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 31 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं जो हिस्ट्री के मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन। लेटेस्ट एग्जाम के पैटर्न के ऊपर बेस ये सारे के सारे टेस्ट हैं जो आपको मिलने वाले हैं। तो शुरू करें, तैयार हैं सब लोग? चलो जी, अब बात करते हैं कि सबसे पहले तो कि गुप्त काल की लिटरेचर का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, गुप्ता पीरियड लिटरेचर, है ना। गुप्त काल की जो साहित्य है उसको हम देखने वाले हैं। इसमें बेसिकली हम क्या देखेंगे, एक तो हमारे जो मुख्य मुख्य कवि हुए हैं गुप्त काल के, उनको देखने वाले हैं। कवि एवं रचनाएं, उनकी जो मुख्य मुख्य रचनाएं हुई हैं उनको हम देखेंगे। एक हमारे यहाँ पर जो दरबारी विद्वान हुए हैं, है ना, जो हमारे गुप्त काल के विभिन्न विभिन्न शासकों के जो दरबारी विद्वान हुए हैं उनको देखते हैं। एक दोस्तों कुछ अभिलेख जो हैं आपके इंपॉर्टेंट, वो वाले भी हम देखेंगे, जिनकी रचना डिफरेंट डिफरेंट विद्वानों ने की है। तो ये आज के सेशन का हमारा टॉपिक रहेगा। तो शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले तो देखो, आपको ये पता हो कि जब हम गुप्त काल की बात करते हैं तो गुप्त काल साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण युग माना जाता है बेसिकली, है ना। अगर गुप्त काल की हम बात करें तो जो साहित्य है वो काफ़ी डेवलप हुआ है यहाँ पे। तो इस पीरियड को हम गोल्डन पीरियड बोलते हैं लिटरेचर की दृष्टि से दोस्तों, है ना। और यहाँ पर जो जिस भाषा का प्रयोग हुआ है वो भाषा थी आपकी संस्कृत भाषा। तो यहाँ पे जो साहित्य आपका लिखा गया है वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है, वो आपका संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, संस्कृत भाषा का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। तो गुप्तकालीन साहित्य है, ये संस्कृत साहित्य का भी स्वर्ण युग माना जाता है। तो इस चीज को भी आप जरूर याद रखिएगा कि संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग है वो हम किस काल को मानते हैं, तो गुप्त काल को मानते हैं। और यहाँ पे जो मोस्टली साहित्य, जो मोस्टली लिटरेचर लिखा गया है वो आपका संस्कृत में लिखा गया है। अब बात करते हैं दोस्तों, जब हम गुप्त पीरियड की बात करें तो ये श्रेष्ठ साहित्यकारों का काल भी माना जाता है। और ये बेसिकली यहाँ पे जो साहित्यकार हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं दोस्तों। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे साहित्यकार है ना, जो हमारे साहित्यकार है इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो वो है दोस्तों जिनकी जानकारी हमें अभिलेख से मिलती है, मतलब उनका कोई लिटरेचर नहीं है लेकिन उनकी जानकारी हमें किससे मिलती है, अभिलेख से मिलती है। एक वो साहित्यकार है जिनकी जानकारी हमें उनकी रचनाओं से मिलती है। तो
एक तो वो साहित्यकार हैं जिनकी जानकारी हमें अभिलेखों से मिलेगी, एक वो साहित्यकार हैं जिनकी जानकारी हमें रचनाओं से मिलेगी। अब ऐसे साहित्यकार कौन कौन से हैं जिनकी जानकारी हमें अभिलेख से मिलेगी, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। तो देखो, जैसे आपके हरिसेन है, हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति से रिलेटेड है, समुद्रगुप्त के बारे में इन्होंने लिखा है, तो इसकी जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से ही मिलती है, कोई बुक नहीं मिलेगी आपको। वीरसेन है, वत्स भट्टी है और वासुल है, ठीक है, तो इनकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? इनकी जानकारी हमें अभिलेखों से ही मिलती है। इनके रचना कोई इन्होंने नहीं की है, अभिलेख ही इन्होंने लिखे, वहीं से इनकी जानकारी मिलती है। एक आपके फिर दूसरे कैटेगरी के जो रहते हैं जिनकी जानकारी हमें उनकी रचनाओं से मिलती है, यानी उनकी कृतियों से मिलती है, तो वो कौन कौन से आपके हैं? जैसे आपके कालिदास है, भारवी है, भट्टी है, मात्रगुप्त है, भृत श्रेष्ठ है, विष्णु शर्मा है। ये ऐसे आपके साहित्यकार हुए हैं जिनकी जानकारी हमें उनकी कृतियों या उनकी जो रचनाएं हैं उनसे मिलती है। और ये वाले साहित्यकार वो हैं जिनकी जानकारी हमें उनके अभिलेखों से मिलती है, ठीक है, अभिलेखों से इनकी जानकारी मिलती है। अब हमारे यहाँ पे जो सवाल आता है वो आता है कि भाई हरिसेन से रिलेटेड कौन कौन से अभिलेख हैं, वीरसेन, वत्सपट्टी, वासुल, इनसे रिलेटेड कौन कौन से आपके अभिलेख हैं। यहाँ पे हम बात करें कि कालिदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं, भारवी की कौन कौन सी हैं, भट्टी की कौन कौन सी है, मात्रगुप्त की कौन सी है, भरत श्रेष्ठ की, विष्णु शर्मा की, इनकी कौन कौन सी आपकी रचनाएं हैं, तो इनको अभी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो बात करते हैं हरिसेन के बारे में। तो हरिसेन जो है आप सबको पता होगा, सबने प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। तो ये समुद्रगुप्त जो गुप्त शासक हुए हैं उनके संधि विग्रह, कुमार मात्य और महादंड नायक के पद पर इन्होंने काम किया है दोस्तों, ठीक है। फॉरेन डिपार्टमेंट ये देखते थे, कुमार मात्य के रूप में इन्होंने काम किया है और महादंड नायक के रूप में इन्होंने काम किया है। तो ये भी एक सवाल है जो आपका यहां से बनता है। अब इनकी रचनाओं की हम बात करें दोस्तों, तो हरिसेन की जो शैली है बेसिकली, इसकी जानकारी हमें जो समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है, हमारी प्रयाग प्रशस्ति से हमें इनकी जानकारी मिलती है दोस्तों। और हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में यहाँ पे बखान किया है, उनके बारे में बताया है। और इसकी जो शैली है इसकी, वो गद्य पद दोनों की शैली है, जिसको हम क्या बोलते हैं? चंपू शैली। तो आपसे कोई पूछे कि जो हरिसेन की जो शैली है उस शैली का नाम बताओ आप, तो वो कौन सी शैली है आपकी? चंपू शैली। अब यहां से एक सवाल और बनता है आपका कि प्रयाग प्रशस्ति पर कौन कौन से शासक हैं जिनका उल्लेख आपको मिलता है। तो मैं प्रयाग प्रशस्ति की बात करूं तो यहाँ पे आपके एक तो देखो मौर्य शासक अशोक के बारे में जानकारी आपको मिलेगी, एक समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलेगी, एक मुगल शासक जहांगीर के बारे में भी यहाँ पे लेख उत्कीर्ण है। तो यहाँ पे बेसिकली 3 शासक हैं जिनके लेख यहाँ पे उत्कीर्ण है, अशोक, समुद्रगुप्त और आपके जहांगीर। इसकी शैली कौन सी है आपकी? इसकी शैली है चंपू शैली, गद्य पद दोनों में लिखा गया है, ठीक है। तो हरिसेन के बारे में क्लियर है आप सबको एवरीवन। ये समुद्रगुप्त के क्या थे? दरबारी कवि भी थे, ठीक है, संधि विग्रह थे, कुमार मात्य थे और महादंड नायक के रूप में इन्होंने काम किया है। अब बात करते हैं दोस्तों वीरसेन की। तो वीरसेन जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं उनके टाइम पे संधि विग्रह थे, फॉरेन डिपार्टमेंट देखते थे, अमात्य के रूप में इन्होंने काम किया है दोस्तों, ठीक है। और इनके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है, इनकी जो काव्य शैली के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो आपके उदयगिरी की गुफाओं से मिलती है, ठीक है, उदयगिरी केव से मिलती है। एवरीवन, इस चीज को आप सब लोग अच्छे से याद रखिएगा एवरीवन, ठीक है। तो हमें वीरसेन की जो जानकारी मिलती है वो कहां से मिलती है? उदयगिरी केव से मिलती है, तो ये आपको पता। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों वासुल के बारे में, ठीक है। तो वासुल जो है इसकी इन्होंने किसकी रचना की थी? इन्होंने मंदसौर प्रशस्ति की रचना की थी यशोधर्मन के समय। किसकी रचना की थी? मंदसौर प्रशस्ति की इन्होंने रचना की थी। तो ये चीज आपको याद रखना है। और ये इसमें 9 श्लोक दिए गए हैं, है ना। तो वासुल ने किसकी रचना की? मंदसौर प्रशस्ति की रचना की थी, ये भी गुप्तकालीन ही है और 9 श्लोक वाला उदाहरण है जो यहां से आपको मिलता है। भारवी आपको पता होगा
इनके द्वारा एक महाकाव्य लिखा गया है जिसका नाम है कीरत अर्जुनीयम, है ना। तो और ये किसके आधार पर है? महाभारत के वन पर्व के ऊपर आधारित है। तो महाभारत में टोटल कितने पर्व है? 18 पर्व है, ठीक है। महाभारत में टोटल कितने पर्व है? 18 पर्व है। उसमें से एक पर्व है आपका कौन सा? वन पर्व। तो वन पर्व पर आधारित है आपका कीरत अर्जुनीयम। ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये भारवी के द्वारा लिखा गया और इसमें कुल 18 सर्ग हैं। ऐसे सवाल ही आपसे पूछे जाते हैं कि कीरत अर्जुनीयम किसके द्वारा लिखी गई है। तो कीरत अर्जुनीयम भारवी के द्वारा लिखी गई है। किसके ऊपर आधारित है? महाभारत के वन पर्व के ऊपर ये क्या है? आधारित है। उसके बाद आता है कि आपके वत्स भट्टी। तो वत्स भट्टी जो थे वो किसके टाइम पे थे? कुमारगुप्त प्रथम के टाइम पे थे दोस्तों, है ना। और इन्होंने, इनकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? मंदसौर स्तंभ लेख से इनकी जानकारी मिलती है दोस्तों। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो वत्स भट्टी की जानकारी हमें मंदसौर स्तंभ से इनकी जानकारी मिलती है। इनकी जो काव्य शैली है उसकी जानकारी हमें मंदसौर प्रशस्ति से मिलती है। उसके बाद में आपके आते हैं भट्टी। इनके द्वारा जो हमारा रचना लिखी गई है ये दूसरे टाइप के कवि हैं दोस्तों, है ना। मतलब कि वो जिनकी जानकारी हमें उनकी रचनाओं से मिलती है। तो भट्टी के बारे में हम बात करें तो इनके द्वारा एक तो भट्टी काव्य लिखा गया है ना, जिसको हम रावण वध भी बोलते हैं। और ये बेसिकली रामायण के आधार पर है, मतलब रामायण के ऊपर ये टीका लिखी गई है बेसिकली। तो भट्टी ने क्या लिखा है? रावण वध लिखा है। आपको सीधा सवाल यहां से पूछा जा सकता है, जिसमें 12 सर्ग और 1624 क्या है? आपके श्लोक है। उसके बाद में आपके आते हैं मात्रगुप्त, ठीक है। मात्रगुप्त, तो मात्रगुप्त है दोस्तों, इसकी जानकारी हमें कल्हण की राजतरंगिणी से मिलती है ना। और ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने गुप्त के टाइम पे कोई नाट्य शास्त्र के ऊपर रचना है वो लिखी है। इसकी जानकारी हमें कल्हण की राजतरंगिणी से मिलती है। उसके बाद में आपके आते हैं भर्तृमेंत। भर्तृमेंट, इनके द्वारा जो लिखा गया है वो लिखा गया है हस्तिपक, है ना। तो इसको थोड़ा सा याद रखना, है ना। तो इन्होंने है ग्रीववध काव्य की क्या की है? रचना की है। और विष्णु शर्मा को आप सब लोग जानते ही हैं, इनके द्वारा क्या लिखा गया है? पंचतंत्र लिखा गया है दोस्तों। और ये किससे बिलोंग करते थे? ये तक्षशिला से बिलोंग करते थे। तो ये भी चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब पंचतंत्र जो है दोस्तों, ये लगभग वर्ल्ड की 50 भाषाओं में इसके 250 से ज्यादा संस्करण है वो अभी तक निकल चुके हैं। और पूरे वर्ल्ड की मैं बात करूं तो बाइबल के बाद में जो सबसे ज्यादा जो सेलिंग हुई है वो किसकी हुई है? वो पंचतंत्र की हुई है। और पंचतंत्र की कहानियां किसने लिखी हैं? विष्णु शर्मा ने लिखी है। आपने बचपन में पढ़ी भी होंगी पंचतंत्र की कहानियां, तो विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखी गई हैं। अब जो पंचतंत्र है दोस्तों, ये 5 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। एक मित्र भेद, एक मित्र लाभ, एक संधि विग्रह, एक लब्ध प्रमाण और एक अपरीक्षाकारित्व। ये जो बेसिकली ये बुक लिखी गई थी दोस्तों, एक राजा था, उसका बेटा था, वो बहुत समझदार नहीं था, तो उसके बेटे के लिए ये बुक है जो विष्णु शर्मा जी से लिखाई गई थी कि आप इसको समझाओ, इसको सद्बुद्धि दीजिए। इसीलिए आप पंचतंत्र की कहानी आपने पढ़ी होंगी, तो उसमें आपको बेसिकली सीख देने वाली कहानियां पढ़ेंगे। जैसे मित्र भेद क्या होता है इसके बारे में आपको बताएगा, मित्र का लाभ क्या होता है इसके बारे में आपको बताएगा। तो विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है पंचतंत्र की आपकी कहानियां। उसके बाद में आपकी भास, है ना। तो भास जो है दोस्तों, ये नाटककार के रूप में आपके फेमस रहे हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं उनको हम त्रिवेंद्रम बोलते हैं, है ना। एक संग्रह त्रिवेंद्रम में मिला है, सॉरी, इनकी रचनाओं का जो संग्रह है वो त्रिवेंद्रम में मिला है, जिसको हम 13 नाटक बोलते हैं। अब जैसे वो कौन कौन से हैं 13 नाटक, ये आपको लिस्ट दी गई है यहाँ पे, तो इसको आप थोड़ा सा याद रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि जो भास है उनके नाटक कौन कौन से हैं। तो एक तो मध्यम, व्यायोग, दूत, घटोत्कच, कर्णभार, उरुभंग, पंचरात्र, दूत वाक्य, बाल चरित्र, प्रतिमा, अभिषेक, अविमारक, प्रतिज्ञा, योग, धारण्य, स्वपन वासदत्ता, ये काफी फेमस है आपका, और चारुदत्त। यहां से काफी सवाल आपके पूछेंगे कि स्वपन वासदत्ता किसके द्वारा लिखा गया है।
तो ये आपका भास के द्वारा लिखा गया है दोस्तों, है ना। चारुदत्त किसके द्वारा लिखा गया है? भास के द्वारा लिखा गया है। पंचरात किसके द्वारा लिखा गया है? भास के द्वारा लिखा गया है ना। प्रतिमा किसके द्वारा लिखा गया है? भास के द्वारा। तो इस तरह के सवाल है जो आपको यहां से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि गुप्त काल में दोस्तों बहुत सारी स्मृतियों का भी निर्माण हुआ है ना। जिससे आपकी याज्ञवल्क्य स्मृति, ठीक है, नारद स्मृति, कत्यायन स्मृति, बृहस्पति की स्मृति, है ना। तो ये आपके किस काल में लिखी गई हैं? ये याज्ञवल्क्य का मतलब गुप्त काल में लिखी गई हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है याज्ञवल्क्य स्मृति, है ना। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में दोस्तों यहां पर जैन और बौद्ध ग्रंथ भी लिखे गए हैं गुप्त काल में। हमने बात की कि भाई यहाँ पे मोस्टली संस्कृत भाषा के ग्रंथ की प्रधानता थी, लेकिन यहाँ पे जैन और बौद्ध ग्रंथ भी आपके लिखे गए हैं। जैसे सिद्धसेन जो है जैन आचार्य थे, इन्होंने क्या लिखा है? न्यायावतार लिखा है, जो कि न्याय के ऊपर ग्रंथ है। तो एक सवाल यहां से बनता है कि न्यायावतार है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो सिद्धसेन जो कि जैन दार्शनिक आचार्य थे, इनके द्वारा लिखा गया है। एक हमारे जो पुराण है, पुराणों की संख्या कितनी है एक बार कमेंट करके आप सब लोग बताएं। पुराण है उनकी भी रचना आपकी गुप्त काल में हुई है। यहां तक कि जो महाभारत और रामायण है उनको भी अंतिम रूप, जो वास्तविक रूप है, वो गुप्त काल में ही आपको मिला है। इसके अलावा देखो विष्णु, वायु, मार्कंडेय, ब्रह्मांड और भगवत पुराण, है ना, ये गुप्त काल के टाइम के ही माने जाते हैं आपके, ठीक है। किस काल के माने जाते हैं? गुप्त काल के ही माने जाते हैं। अब हम बात करें दोस्तों, यहां पर एक रचना है कृष्ण चरित्र। इसकी रचना किसने की थी? समुद्रगुप्त को माना जाता है इनके रचनाकार। और समुद्रगुप्त है इनके टाइम पे दोस्तों, है ना, जो गुप्त काल है इनके टाइम पे एक विद्वान हुए हैं जिनकी रचनाएं आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कालिदास जी, ठीक है। तो गुप्त काल में संस्कृत के महान विद्वान कौन हुए हैं? वो आपके कालिदास हुए हैं। और कालिदास जी ने 4 काव्य, है ना, और 3 नाटकों की रचना की है, ठीक है। 4 काव्य और 3 नाटक की रचना की है। और V.S. स्मिथ ने इनको किसकी संज्ञा दी है? भारत के शेक्सपियर की संज्ञा दी है। तो ये सवाल आपका बनता है कि भारत का शेक्सपियर किसको बोला जाता है? तो भारत का जो शेक्सपियर है वो कालिदास जी को बोला जाता है। और इनको जो संज्ञा दी है वो किसके द्वारा दी गई थी? वो V.A. स्मिथ के द्वारा ये संज्ञा है जो दी गई है भारत के शेक्सपियर की, ठीक है। एवरीवन क्लियर ये बात? तो भारत के शेक्सपियर किसको बोला जाता है? भारत का जो शेक्सपियर है वो कालिदास जी को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? किसने बोला? V.A. स्मिथ ने बोला। अब कालिदास की रचनाओं की हम बात करें तो कालिदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो एक तो ऋतु संहार, याद रखना, एक मेघदूत, ये क्या है? खंड काव्य है दोस्तों। और कुमार संभव और रघुवंश क्या है? महाकाव्य है। तो ऋतु संहार, मेघदूत ये खंड काव्य है, कुमार संभव और रघुवंश क्या है? महाकाव्य है। इन्होंने 3 नाटकों की भी रचना की है। कौन कौन से हैं? विक्रमो उर्वशी, मालविका अग्निमित्रम, ठीक है, और आपका अभिज्ञान शकुंतलम। ये 3 नाटक हैं जो कालिदास के हैं। तो आपको याद रखना है, यहां से भी आपको एक सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो भारतीय कवियों की जब हम बात करें और नाट्य शास्त्रकारों की हम बात करें तो इनको सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है, जिसको हम कवि कुल गुरु बोलते हैं। तो एक तो देखो भारत का शेक्सपियर एक कवि कुल गुरु किसको बोला जाता है? कालिदास जी को बोला जाता है ना, कालिदास को। तो इनको याद रखिए। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं कि क्षेमेंद्र, है ना, क्षेमेंद्र। तो क्षेमेंद्र के द्वारा भी बहुत सारी रचनाएं की गई हैं, ये भी गुप्त काल के हुए हैं। एक तो कुंतलेश्वर दौत्यम नाटक है जो इन्होंने, है ना, इनसे रिलेटेड है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे आपके, ठीक है, जैसे कृत औचित्य विचार, ये इनके द्वारा लिखा गया है आपका, ठीक है। राजशेखर के द्वारा काव्य मीमांसा लिखी गई है आपकी, है ना। मंखुक के द्वारा दर्पण आपका लिखा गया है, ठीक है। तो ये सब आप थोड़ा सा याद रखना, है ना। ये और है, जैसे राजशेखर के द्वारा काव्य मीमांसा, क्षेमेंद्र के द्वारा आपका क्या लिखा गया है? कृत औचित्य विचार चर्चा,
है ना, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। इसके अलावा देखो, हम जब अभिज्ञान शकुंतल की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली शकुंतला और दुष्यंत, है ना, की प्रेम कहानी आपको मिलती है दोस्तों, ठीक है, तो इसको जरूर याद रखना है। और गुप्त काल के जो नाटक मेनली आपको मिलेंगे वो लव स्टोरी बेस मिलेंगे, प्रेम प्रधान और सुखांत वाले आपको मिलेंगे। और गुप्त काल की जो एक प्रमुख विशेषता है कि उच्च सामाजिक स्तर के पात्र संस्कृत बोलते हैं यहाँ पे, तो इसको जरूर याद रखना। अब दोस्तों एक लिस्ट है, इसको आप बिल्कुल रट लो, है ना, 14 से 15 आपकी बुक्स हैं जो गुप्त काल से रिलेटेड है। यहां से एक सवाल टपक जाएगा आपका, है ना, बन जाएगा एक सवाल। तो देखो यहाँ पे देखिए आप, देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस और अभिसारिका वंचित, ये विशाख दत्त की किताब है आपकी। किसकी है? विशाख दत्त, हाँ, लेखक, ठीक है, ये पुस्तक है। एक काव्य आदर्श और 10 कुमार चरित्र, ये किसकी है? ये डंडिन की किताब है आपकी। अमरकोश, इसको संस्कृत का विश्वकोश भी बोलते हैं, और ये किसके द्वारा लिखा गया है? अमर सिंह के द्वारा लिखा गया है। एक न्याय अवतार हमने बात की थी, ये जैन ग्रंथ है, ये सिद्धसेन के द्वारा लिखा गया है आपका। एक पंचतंत्र है, विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है, हमने अभी पढ़ा है। कामसूत्र किसके द्वारा लिखा गया है? वत्स्यायन के द्वारा लिखा गया है। और चंद्र व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया है? चंद्र गोमिन के द्वारा चंद्र व्याकरण की रचना है जो की गई है आपकी। इसके अलावा विशुद्धि मत, ये बुद्ध घोष के द्वारा लिखा गया है। और मृच्छकटिकम, ये शूद्रक के द्वारा लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये सवाल आपसे पूछा गया है, ठीक है। एक सांख्य करिका, ये किसके द्वारा? ईश्वर कृष्ण के द्वारा, ये आपसे पूछा गया है ना। देखो यहाँ पे एक सवाल आपसे पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 का ही सवाल है कि ईश्वर कृष्ण है वो किसके फिलोसोफर है? ईश्वर कृष्ण है वो किससे रिलेटेड है? तो ईश्वर कृष्ण है वो सांख्य दर्शन से रिलेटेड है। ये सवाल पूछा था या नहीं पूछा था? तो ईश्वर कृष्ण किससे रिलेटेड है? ईश्वर कृष्ण है वो आपके सांख्य दर्शन से रिलेटेड है, तो इस चीज को याद रखना। एक पदार्थ धर्म संग्रह, ये प्रशस्त के द्वारा लिखा गया है ना। एक नीतिसार, नीतिसार की रचना की है, कामदक के द्वारा नीतिसार की रचना की गई है। फिर हितोपदेश है, हितोपदेश की रचना नारायण पंडित के द्वारा की गई है। और वासवदत्ता की रचना है, ये सुबंधु के द्वारा की गई है। तो ये आपकी क्या है? कुछ रचनाएं हैं, कुछ लेखक हैं, कुछ बुक्स एंड ऑथर हैं, तो इनको आप याद रखिएगा सब लोग। यहां से सवाल आपके बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है गुप्तकालीन लिटरेचर, ठीक है। अब आप सब लोग एक काम कीजिएगा, जो भी आपने पढ़ा है एक बार मुझे सब लोग कमेंट करके बताओ। ये जो लास्ट की मैंने बुक्स बताई हैं, इनको जो भी आपको याद है, जो भी बुक्स एंड ऑथर आपको याद है, एक बार कमेंट करके आप मुझे बता देना, जिससे मुझे पता लगे कि आपको कितना समझ में आया। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और बताना कि आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं। कल भी हमने एक सेशन किया था जिसमें मैंने बुद्धिस्ट लिटरेचर आपको पढ़ाया था। आज हमने क्या पढ़ा है? बौद्ध जो गुप्तकालीन साहित्य पढ़ा है। नेक्स्ट एक आपका लेक्चर होगा जो ट्यूसडे को होगा प्रोबेबली, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि गुप्तकालीन साइंस एंड टेक में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं। तो ये आज का सेशन था, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक बार आप सब लोग लाइक एंड शेयर करके बता दीजिए, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, कल मिलते हैं, है ना। आज के लिए दोस्तों इतना ही है, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।